हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्रो विद रवि में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र लाए हैं तथा उसका सोल्यूशन भी। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है कि जिसमें आपको जो पिछली बार जो प्रश्न पत्र आया था उसके आधार पर आपको जो प्रश्न है उनको पूरी तरीके से सॉल्व कराया जाएगा, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग सके कि आपकी परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, आपको जो डेली क्लास मिलती है वो आपको उसी टाइम पर मिलती रहेंगी। तो बढ़ते हैं प्रश्न पत्र की ओर कि आपका जो प्रश्न पत्र था वो किस प्रकार से आया था। तो आपको जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो प्रश्न पत्र था उसका जो खंड ए है, तो खंड ए में आपको प्रश्न क्रमांक 1 के सभी भागों का लगभग 100 शब्दों में उत्तर देना था और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का था। तो जो पहला है वो है तत्कालिक प्रस्तुतिकरण, फिर है ग्लोस्फोबिया, फिर है सेमिनार, फिर है सार, उसके बाद है ई है क्रिया विशेषण जिसको एडवर्ब बोलते हैं, फिर है एफ संचार का अरस्तु मॉडल, जी है प्रतिपुष्टि और एच है संचार में शोरगुल। फिर आपका आता है खंड बा या सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आपको 300 शब्दों में उत्तर देना होता है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक होता है। ये अगर जिस प्रश्न में आपको जितने शब्दों का लिखना होता है वो आपको ऊपर बता दिया जाएगा, इसमें आपको इतने अंक मिलेंगे और कितने शब्दों में आपको उसका उत्तर लिखना है। तो जो खंड बा है उसमें आपको संचार क्या है, संचार के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिएगा। एक प्रश्न यह है। फिर अगला है कि खरीफ ऋतु की फसलों पर एक तकनीकी लेख लिखिए, समूह चर्चा के महत्व का वर्णन कीजिए, श्रवण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। फिर आपका आता है सेक्शन सी अर्थात खंड सा। तो खंड सा में आपको जो प्रश्न पत्र है उसमें आपको लिखा मिलेगा कि जो उत्तर है वो आपको 600 शब्दों में दीजिएगा और प्रत्येक प्रश्न 12 अंकों का होता है, जिसको बोलते हैं लॉन्ग आंसर। इसमें जो पहला प्रश्न था वो यह था कि संचार कौशल को परिभाषित कीजिए, प्रभावकारी मौखिक प्रस्तुति के लिए महत्वपूर्ण सुझावों का वर्णन कीजिए। फिर अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 7 कि फुटनोट अर्थात पाद लेख क्या है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ अनुक्रमण और ग्रंथ सूची प्रक्रिया को भी लिखिए। 8वां प्रश्न है कि संचार को परिभाषित कीजिए और संचार के लीगन मॉडल का वर्णन कीजिएगा। तो दोस्तों, जो 9वां प्रश्न है अर्थात आपका जो अंतिम प्रश्न है प्रश्न पत्र का वो यह है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। तो आ है कि फील्ड डेयरी का लेखन और दूसरा है कि गेहूं की खेती पर एक लोकप्रिय लेख लिखिएगा। तो दोस्तों, जो आज की क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें जो आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र है वो पूरी तरीके से सॉल्व कराया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि यह क्लास जो है आपके सभी दोस्तों के पास पहुँच सके और वो भी अपना पिछली बार जो प्रश्न पत्र है उसकी जानकारी ले सकें। तो जो पहला प्रश्न है उसका जो हल है वो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि तत्कालिक प्रस्तुतिकरण क्या है और टिप्पणी करिएगा। तो इसका सही उत्तर है कि तत्कालिक प्रस्तुतिकरण वो होता है जो आपको अचानक देना पड़ जाए। अर्थात आपको अगर कहीं आप बाहर गए हैं और आपसे कोई व्यक्ति कह दे कि आप इस वस्तु या इस के लिए आपको कम से कम कोई काम कहा जाए और आपको अचानक प्रस्तुतिकरण देना पड़ जाए कि आप इसकी मुझे प्रस्तुतिकरण या आप भाषण देना इस चीज़ पर, या आपको कोई चीज़ अचानक कह दी जाए जिसकी हमने तैयारी ना की हो, तो उसी को बोलते हैं तत्कालिक प्रस्तुतिकरण। अर्थात आपको उस चीज़ पर प्रस्तुति दिखानी होती है जिस वक्त वो व्यक्ति आपसे कहेगा कि आप इस चीज़ पर मुझे प्रस्तुति दिखाइएगा या आप मुझे ये चीज़ करके दिखा सकते हैं जिसकी हमने तैयारी ना की हो, उसी को बोलते हैं तत्कालिक प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न है कि ग्लोस्फोबिया क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ग्लोस्फोबिया होता है एक प्रकार का डर होता है। और यह किस प्रकार का डर होता है, तो यह सार्वजनिक बोलने का डर होता है। यह सबसे आम फोबिया में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया की 75% आबादी अपने जीवन में किसी समय इस फोबिया से प्रभावित रहते हैं। ऐसे लोग हैं जो सार्वजनिक बोलने की सोच के साथ भी घबराहट और चिंता महसूस करने लगते हैं। सार्वजनिक बोलने की सोच को, जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने 70 व्यक्ति बैठे हैं या 50 व्यक्ति बैठे हैं, आपसे कह दिया जाए कि आप इन लोगों को भाषण के रूप में कुछ, या जैसे आपके कॉलेज में गणतंत्र दिवस वगैरह होता है उसमें अगर आपसे कोई कह दिया जाए कि गणतंत्र दिवस पर आप कोई भाषण दीजिएगा, तो बहुत सारे लोग डरने लगते हैं और घबराने लगते हैं कि अरे हम नहीं बोल पाएंगे। तो इसी डर को क्या बोला जाता है, तो इसी डर को ग्लोस्फोबिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सेमिनार क्या है। तो दोस्तों, सेमिनार उच्च अध्यापन की एक अनुदेशात्मक विधि होती है जिसके अंतर्गत किसी विषय पर एक पत्र प्रस्तुत किया जाता है जिस पर बाद में सामूहिक विचार विमर्श किया जाता है ताकि विषय के जटिल पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके। सेमिनार समूह के लिए एक स्थिति उत्पन्न करता है जहां पर लोगों में आपस में उस विषय पर निर्देशित वार्तालाप चलता रहता है। यह पत्र एक या कई लोगों द्वारा अलग अलग प्रस्तुत किया जा सकता है।
पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को विषय का गहन ज्ञान होना आवश्यक है ताकि संबंधित सामग्री का चयन ठीक से किया जा सके। यह संग्रहित सामग्री ही पत्र रूपों में प्रस्तुत की जाती है, जो सेमिनार में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही विस्तारित की जाती है। इसके माध्यम से विषय की संरचना प्रस्तुत की जाती है ताकि संप्रेषण प्रक्रिया ढंग से संपूर्ण हो सके। फिर अगला प्रश्न है कि सार क्या है। तो सार लेखन में किसी विस्तृत विषय वस्तु या अंश के मूल भावों को कम से कम शब्दों में या वाक्यों में लिखा जाता है। सार लेखन की आवश्यकता कार्यालय, वाणिज्य, पत्रकारिता, शिक्षा आदि कई क्षेत्रों में पड़ती है। किसी सामग्री का सार लिखना एक उपयोगी कला है जिसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 4, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है कि क्रिया विशेषण वह शब्द है जिससे क्रिया की विशेषता का पता चलता है। प्रायः इसका प्रयोग वाक्य में क्रिया से तुरंत पहले किया जाता है। यह अभिकारी शब्द है, अर्थात इसमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है। यह हमेशा अपने मूल रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे अब, जब, थोड़ा, तेज, जल्दी आदि। अगला प्रश्न है कि संचार का अरस्तु मॉडल क्या है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि संचार का अरस्तु मॉडल क्या है। तो इसका सही उत्तर है कि अरस्तु के अनुसार संचार की प्रक्रिया एक रेखीय है। एक रेखीय का अर्थ है कि एक सीधी लाइन में चलना। प्रेषक श्रोता को संदेश भेजता है जिससे उस पर एक प्रभाव उत्पन्न होता है। अलग अलग अवसर पर संदेश भी अलग अलग होते हैं। अरस्तु के अनुसार संचार का मुख्य उद्देश्य है श्रोता पर प्रभाव उत्पन्न करना। इसके लिए प्रेषक विभिन्न अवसरों के अनुसार अपने संदेश बनाता है और उसे श्रोता तक पहुंचाता है जिससे कि उस पर प्रभाव पड़े। विभिन्न अवसरों पर संदेश कैसे तैयार किया जाए इसका विश्लेषण भी अरस्तु करते हैं। संदेश तैयार करने के लिए 3 प्रमुख घटकों या तत्वों की चर्चा करते हैं, जैसे कि पैथोस, ईथोस और लोगो। अगला प्रश्न है कि प्रतिपुष्टि किसे कहते हैं। तो प्रतिपुष्टि एक प्रति संदेश होता है जो कि संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा संप्रेषक को दिया जाता है। और दोस्तों आपको बता दें, जो प्रतिपुष्टि होता है इसको इंग्लिश में फीडबैक भी कहते हैं। जब संप्रेषक द्वारा संदेश प्राप्त को संचारित किया जाता है तो संप्रेषक उस संचारित संदेश को प्रतिक्रिया चाहता है। जब प्राप्तकर्ता संदेश को अच्छी तरह से समझ लेता है तब वह संदेश पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इस प्रतिक्रिया का स्वरूप प्रतिकूल या अनुकूल भी हो सकता है। इस प्रतिक्रिया को प्रतिपुष्टि कहते हैं। प्रतिपुष्टि एक ऐसा दिशा निर्देश देती है जिसके द्वारा संप्रेषक अपने संदेश को अधिक प्रभावी ढंग से संप्रेषित कर सके। फिर अगला प्रश्न है कि संचार में शोरगुल से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का भी सही उत्तर इस प्रकार से है कि किसी वांछित सूचना या संकेत को प्रभावित करने वाले विक्षोभ या अवांछित तत्व या बाह्य तत्व को शोर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कि संचार तंत्र में किसी भाग में भी शोर उत्पन्न हो सकता है, परंतु यदि संकेत दुर्बल हो तो यह सबसे बुरा प्रभाव उत्पन्न करता है। किसी ग्राही के निवेशी पर ग्राही संकेत का काफ़ी दुर्बल होता है, जिससे ग्राही के निवेशी पर शोर लगभग उपस्थित होता है। फिर अगला प्रश्न है कि संचार क्या है। संचार के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका सही उत्तर है कि कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मन के विचारों व भावों का आदान प्रदान करना। विचारों को सर्वसामान्य बनाकर दूसरों के साथ बांटना ही संचार कहलाता है। संचार शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शब्द है कम्युनिक और शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है आदान प्रदान करना अर्थात बांटना। तो संचार एक आधुनिक विषय है। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, समाज कार्य जैसे विषयों का इसका प्रत्यक्ष संबंध है। विभिन्न विचारकों ने इसकी परिभाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। नंबर 1 चेरी के अनुसार संचार उत्प्रेरक का आदान प्रदान करता है। सेनन के अनुसार संचार को परिभाषित करते हुए इन्होंने यह कहा कि एक मस्तिष्क का दूसरे मस्तिष्क पर प्रभाव। उसके बाद मिलेन ने संचार को प्रशासनिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया और कहा कि आपके अनुसार संचार प्रशासनिक संगठन की एक जीवन रेखा है। फिर अगला प्रश्न है कि खरीफ ऋतु की फसलों का एक तकनीकी लेख लिखिए।
तो खरीफ फसलों में महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, बाजरा, मूंगफली, तिल, अरहर तथा सोयाबीन इत्यादि होती हैं। इन फसलों में धान मुख्य खाद्य फसल है जो कि पूरे देश में उगाई जाती है और विश्व भर में इसकी अग्रणी खपत है। खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली फसलों में धान मुख्य खाद्य फसल है जो कि पूरे देश में उगाई जाती हैं और विश्व भर में इसकी अग्रणी खपत है। खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली फसलों में उत्पादकता में कमी के अनेक कारण हैं। इस मौसम में सिंचाई की कमी तथा कभी पानी की अधिकता का फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मौसम में अधिक शुष्कता तथा तापमान में लगातार उतार चढ़ाव खरपतवारों, कीड़ों तथा बीमारियों को न्योता देता है, जिसके कारण फसलों को सुरक्षित रखना किसान के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। फिर अगला प्रश्न है कि श्रवण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिएगा। तो श्रवण मतलब सुनने वाले या सुनने को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर है कि प्रत्येक व्यक्ति का श्रवण कौशल भिन्न भिन्न होता है। निम्नलिखित कारकों से श्रवण कौशल प्रभावित हो सकता है, जैसे कि भाषिक ध्वनियों का ज्ञान होना सुनना क्रिया को संभव करता है। फिर है कि शब्दावली पर अधिक होना सुनाए गए विषयों को समझने में सहायक होता है। तीसरा है कि क्रम को समझने की योग्यता होने से घटना कहानी सुनने में विशेष से संबंध बनाने और सुनकर समझने में सहायता मिलती है। फिर है स्मरण योग्यता क्रम को समझने में सहायक होती है। उपयुक्त वातावरण सुनने की क्षमता को बढ़ाता है और अनुपयुक्त वातावरण बाधक बनता है। अरुचि और उदासीनता श्रवण में बाधा उत्पन्न करते हैं। अस्वस्थता के कारण सुनने के प्रति अनिच्छा स्थिरता होती है। फिर है श्रोता एवं वक्ता के बीच तालमेल विश्वास न होने पर सुनने की क्रिया सार्थक नहीं होती है। फिर है श्रोता के अनुभव के दायरे में विषय को कहने समझने की संभावना सुनना को सहज बनाती है। कही गई बातों को समग्रता में समझना सुनने का अर्थ पूरा करता है। वक्ता को मनोभावों, उद्देश्यों, प्रयोजन को समझ पाना सुनने और समझने की शर्त है। सुनने को संभव बनाने के लिए श्रोता को परिचित विषय से अपरिचित विषय की ओर जाना समझना श्रवण कौशल को प्रभावित करता है। फिर है कि श्रोता के व्यक्तित्व में धैर्य ग्रहणशीलता का गुण सुनने की क्रिया को प्रभावित करता है। फिर है कि श्रवण इंद्रियां में दोष सुनने का क्रिया में बाधक होता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आपसे जय हिंद, जय भारत।